नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश तिवारी आज फिर हाजिर हूँ एक किताब लेके। ये किताब है आरिफा एविस का उपन्यास मास्टर प्लान। तो आज पुस्तक चर्चा में इस पर चर्चा करेंगे। सुनते रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मास्टर प्लान को डायमंड बुक्स ने प्रकाशित किया है और ये 2019 में प्रकाशित हुआ था, प्रथम संस्करण इसका। और आरिफा जी पत्रकार भी रही हैं और इन्होंने व्यंग लिखती रही हैं। शिकारी का अधिकार इनका व्यंग संग्रह है और जांच जारी है दूसरा व्यंग संग्रह है। 2 व्यंग संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं, 2 उपन्यास भी प्रकाशित हुए हैं। मास्टर प्लान इनका पहला उपन्यास है और एक और उपन्यास है जिसकी पिछले दिनों हमने चर्चा की थी, कश्मीर पर आधारित है। बहुत बेहतरीन उपन्यास था वो। मास्टर प्लान भी बहुत ही अच्छा उपन्यास है। 125 पन्नों में इसकी कहानी सिमटी हुई है, लेकिन इसका फलक, इसका कथ्य काफ़ी व्यापक है। बहुत सरल शब्दों में और सरल शैली में कहने की जो किस्सा गोई है बहुत ही सरल है, सहज है और उपयुक्त एकदम इसकी भाषा है। उस रूप में ये कहानी कही गई है। कहानी का सार जो है वह यह है कि एक परिवार होता है, मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। दर्जी होता है, खानदानी काम है उनका, उनके खानदान से करते आ रहे हैं, लेकिन वो इससे उभरना चाहते हैं। इन परिस्थितियों से सोचते हैं कि हम इससे उभरें, लेकिन वो खुद नहीं उभर पाए। गांव से कस्बे और कस्बे से शहर दिल्ली जाते हैं और उसका उनका संघर्ष है, उनकी सपने हैं, उनकी समस्याएं हैं, विसंगतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं। इन सब का एक आम आदमी के जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, राजनीति और उसके माध्यम से होने वाली घटनाओं, सरकार की नीतियों का किस तरह एक आम आदमी झेलता है, पिसता है। उसके सपने चकनाचूर होते हैं, धराशायी होते हैं, लेकिन फिर वह सपने देखना नहीं छोड़ता, जीना नहीं छोड़ता, संघर्ष करता है आगे बढ़ने की, खुशहाल जिंदगी जीने की तमन्ना लिए और संघर्ष करता रहता है। और एक आम आदमी का जीवन इस तरह संघर्षों का एक अंतहीन सिलसिला सा हो जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो एक दर्जी परिवार है, दर्जी का परिवार है, जिसके माध्यम से ये पूरी कहानी कही गई है। कस्बे में कपड़े सिल के अपना गुजारा करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि शहर में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा आमदनी होगी, बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे और बच्चे बेहतर जीवन जी पाएंगे, बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। इस सपने को लेकर दिल्ली जैसे शहर में जाते हैं। वहाँ एक कारखाने में, जो जाहिर है कि सिलाई का ही कारखाना है, उसमें काम करते हैं। लेकिन बड़ा बेटा 10वीं में फेल हो जाता है तो उसको भी इसी काम में लगा देते हैं। लेकिन बेटे का एक सपना होता है कि उसका अपना कारखाना हो। काफ़ी जद्दोजहद और संघर्षों के बाद
बेटा अपना कारखाना खोलता है। एक दिन उसमें आग लग जाती है और सारे सपने उसी में जल जाते हैं। जिंदगी फिर उसी चौराहे पर आकर खड़ी हो जाती है जहां से बाप बेटों ने जिंदगी का सफर शुरू किया था घूम फिर के। और इस प्रसंग में धार्मिक क्रियाकलाप किस तरह से मानसिक रूप से जो है प्रभावित करता है, उसका भी चित्रण बाखूबी किया गया है। अगर आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि बहुत बेहतरीन तरीके से जब ऐसे हालात आते हैं तो कैसे इंसान धर्म की शरण में चला जाता है और उसकी इच्छाएं, प्रार्थनाएं यही होती हैं कि उसके जो ये विसंगति आई है जिसमें वो घिर गया है, इससे उबर जाए। लेकिन करना उसे कर्म ही पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है और आगे बढ़ता है। तो किसी तरह से फिर ये परिवार जद्दोजहद करके फिर से कारखाना लगाता है, शुरू करता है। कुछ ही दिन बाद दिल्ली में सीलिंग का मसला उठ जाता है और इनका कारखाना जो बड़ी मेहनत से, बहुत संघर्षों के बाद, विभिन्न विसंगतियों में जूझ कर उसको तैयार किया था, वो सीलिंग की जद में आता है और कारखाना बंद करना पड़ता है, मकान बेचना पड़ता है। तो सरकार की एक नीति ऐसी आती है जो आम आदमी को किस तरह से प्रभावित करती है। उसमें इस परिवार के माध्यम से इस बात को कहने का प्रयास किया गया है। परिवार इस संकट से उबरता है, लेकिन जो परिवार का बड़ा बेटा होता है उसकी मानसिक हालत इससे खराब हो जाती है। उसके बाद परिवार का दूसरा बेटा किसी तरह से पिता के साथ मिलके जीवन संघर्ष को आगे बढ़ाता है, काम सीखता है, नौकरी करता है, विभिन्न तरह की कवायद करते हैं परिवार भर मिलकर और चीज़ों को आगे बढ़ाता है। नौकरी करते करते वो भी अपना कारखाना खोलता है। कारखाना चल ही रहा होता है कि एक दिन सरकार का एक और फैसला गाज बनकर गिरता है, वो होता है नोटबंदी। नोटबंदी ने किस तरह से छोटे छोटे कारोबारियों का धंधा चौपट किया, उसको दिखाने का, उसके प्रभाव को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है इस कहानी के माध्यम से और बाखूबी इसको निभाया भी गया है कि कैसे छोटे कारोबारी, लघु कारोबारी नोटबंदी की वजह से तबाह हो गए, जिंदगी उनकी विसंगतियों में फंस गई और उनका जीवन संघर्ष बढ़ गया। उसी में इस परिवार का भी होता है। बच्चों की शादी तय हुई होती है, टूट जाती है और भी तमाम तरह की विसंगतियां होती हैं, लेकिन जिंदगी का जद्दोजहद जारी रहता है। परिवार दोबारा से संघर्ष करके इससे उबरता है, नौकरी करके, काम करके, घर में काम करके, छोटे मोटे काम करके किसी तरह से जीवन यापन चलाया जाता है, जिंदगी को आगे बढ़ाया जाता है। इसी बीच परिवार की मुखिया
कि पत्नी यानी जो मुख्य महिला होती है बीमार पड़ती हैं, उनका निधन हो जाता है, लेकिन परिवार के बाकी के लोग संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं, फिर से काम करते हैं, परिवार में फिर खुशियां आती हैं, कुछ दिन खुशहाली रहती है और इसी बीच सरकार का एक और फैसला आता है जीएसटी के रूप में। जीएसटी भी जो है छोटे कारोबारियों के लिए किसी बम की तरह साबित होती है। हालांकि इस कहानी को यहीं पर ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन इस परिवार के माध्यम से, उसके संघर्ष के माध्यम से, उनके सपनों और जीवन विसंगतियों के माध्यम से लेखिका ने यह बताने का बाखूबी प्रयास किया है कि जो सरकार की नीतियां होती हैं उसका किसी आम आदमी पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। जब सरकार की नीतियां कुछ पैसे वालों पर केंद्रित हो जाए तो देश की बड़ी आबादी के सपने किस तरह से लहूलुहान हो जाते हैं या खाक हो जाते हैं, यह कहने का प्रयास किया गया है, दिखाया गया है, कहानी के माध्यम से समझाया भी गया है, बहुत ही सरल माध्यम से। और इसी कहानी के बीच में, इसी परिवार में एक लड़की होती है। लड़की के प्रति समाज का, धर्म का क्या रवैया होता है, लोगों की क्या सोच होती है, कैसे एक लड़की को कितना संघर्ष करना पड़ता है, खास करके अगर वह मुस्लिम समुदाय से है तो इस समुदाय में एक लड़की को, हालांकि लड़की किसी भी समुदाय की हो, उनके लिए जीवन एक संघर्ष और चुनौतीपूर्ण ही रहता है। तमाम तरह की विसंगतियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। हर दिन, हर कदम पर कोई ना कोई चुनौती उनके सामने खड़ी रहती है। तो इस लड़की के माध्यम से इसका भी चित्रण बहुत बेहतरीन तरीके से बाखूबी किया गया है। लड़की का संघर्ष रंग लाता है। वह न केवल पढ़ती है अपने दम पर, क्योंकि परिवार की स्थिति पढ़ाने लायक नहीं होती है, लेकिन यदि सरकारी सुविधाएं मिले तो एक आम आदमी का इंसान, एक आम आदमी का बच्चा भी कामयाब हो सकता है, शिक्षा पा सकता है, अगर सरकार उसे अपनी नीतियों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को चलाए, मजबूत करे, तो आम आदमी के बच्चे भी शिक्षा हासिल करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो यह बच्ची भी पढ़ाई करती है, आगे बढ़ती है, अंत में नौकरी करती है और कहानी के अंत में कुछ लड़कियों की जो बातचीत है और इस लड़की के बारे में समाज में क्या राय है, इसका जो विवरण है वह दहला देने वाला है। उसको पढ़ के कपकपी सी छूट जाती है कि किस तरह से एक लड़की के बारे में हमारा समाज, हमारा समुदाय सोचता है, नजरिया रखता है और ऐसी राय बना लेता है कि क्या कहे। दकियानूसी की हर हद को पार कर जाते हैं लोग। लेकिन जो लड़की इस चुनौती को पार करती है वो एक आदर्श भी बन जाती है और कहीं ना कहीं उसका असर समाज पर दिखता है। भले ही लोग नाक भौं सिकोड़े, लेकिन बदलते हैं, दिखाएं भले कुछ लेकिन अंदर से बदलते हैं और अपने परिवार में भी अपनी बच्चियों को, अपनी बहू बेटियों को अवसर देते हैं, चाहे
दबी जुबान, दबी मानसिकता या जैसे भी कह लें, लेकिन एक अवसर मिलता है और पहले 1, फिर 4, फिर 40, फिर 400 और फिर 4000, इस तरह से लड़कियों का जो दायरा है वो बढ़ता है और उसका प्रतिफल ये होता है कि लोगों की मानसिकता बदलती है। लेकिन ये है कि मानसिकता बदलने के लिए किसी को ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है। जब कोई इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ता है तो फिर वह बहुतों के लिए एक रास्ता बना देता है, रास्ता दिखा देता है। तो कुल मिलाकर यह एक बेहतरीन उपन्यास है और इसे पढ़ा जाना चाहिए। हाँ, कोई भी इसे एक बैठक में पढ़ सकता है और पढ़ेगा तो लगातार पढ़ता चला जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कहानी है, सरल शब्दों में, सरल शैली में लिखी गई है।